नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस अकेडमी पर। हम लोग आज आर्मी अग्निवीर का जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, यानी फुल मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसका सेट नंबर दूसरा हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ, इसमें आपको 50 प्रश्न जिस प्रकार से आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं उसी प्रकार से हमने यहाँ पर सेट किए हुए हैं। तो आप हमारे साथ में इस प्रैक्टिस सेट को बनाते हुए चलेंगे। लास्ट में अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी सवाल में थोड़ा सा समय लगता है तो आप वीडियो को पॉज करके सवाल को बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं। हमारा जो आज का सेट नंबर दूसरा है उसको हम लोग चालू करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो हमारा पहला पार्ट होगा सामान्य जानकारी से संबंधित होगा। तो यहाँ पर हमारा जो आज का पहला प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? जी हाँ, आपको बताना है भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेंगे वृद्ध गंगा की, जी हाँ, वृद्ध गंगा के नाम से जो जाना जाता है तो ये जाना जाता है आपका गोदावरी नदी को। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, गोदावरी नदी। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है और इसकी लंबाई जो है आपकी 1465 किलोमीटर। याद रखिए, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका उद्गम पूछ लेते हैं तो इसका उद्गम जो होता है महाराष्ट्र के नासिक जिले से। याद रखिएगा, इसका उद्गम काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो उद्गम होता है महाराष्ट्र के नासिक से इसका उद्गम होता है। और इसको अगर बात कर लेते हैं उसके उपनाम की, तो इसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। याद रखिए, दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा। आपसे पूछ लेगा कि वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका गोदावरी हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं दक्षिण की गंगा की तो भी गोदावरी कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो दूसरा प्रश्न है उसकी ओर, वायुमंडल का कौन सा भाग पृथ्वी से संबंध है? जी हाँ, वायुमंडल का इनमें से कौन सा भाग जो है पृथ्वी से संबंधित है? ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या ताप मंडल। तो राइट आंसर की हम लोग बात करेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पर क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी से संबंधित है। याद रखिएगा, क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी से संबंधित है। आपसे पूछ लेता है कि ओजोन परत की घटनाएं जो हैं किस में होती हैं, तो ये आपकी समताप मंडल में। याद रखिएगा, ओजोन परत जो स्थित है ये आपकी समताप मंडल में। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर, प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। जी हाँ, आपको बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कब प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ पर अगर हम लोग राइट आंसर की बात कर लेंगे, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी प्रारंभ हुई थी तो ये आपकी 1951 में, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1951। याद रखिएगा, 1951 में आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना चालू की गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इडुक्की बांध किस नदी पर बना है? जी हाँ, आपको बताना है कि इडुक्की बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे इडुक्की बांध की, तो ये आपका पेरियार नदी पर है। याद रखिएगा, पेरियार नदी केरल में। यहाँ पर आपसे पूछ लेगा इडुक्की बांध किस राज्य में है, तो आपका राइट आंसर होगा केरल। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, उस चीनी यात्री का नाम बताइए जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। जी हाँ, हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं? ह्वेनसोंग, इत्सिंग, फाहान या यूवीली। तो यहाँ पर जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था ये आपका ह्वेनसोंग आया था। याद रखिएगा, ह्वेनसोंग जो था ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसको एक उपाधि दी गई थी, यात्रियों का राजकुमार। याद रखिएगा, इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था, यात्रियों का राजकुमार। तो इसको भी आपको याद रखना है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो ह्वेनसोंग को। याद रखिएगा, ह्वेनसोंग को। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर, भारत में प्रांतीय स्वसत्ता जो शुरू की गई थी। जी हाँ, भारत में प्रांतीय स्वसत्ता कब शुरू की गई थी? तो ये आपकी शुरू की गई थी भारत सरकार अधिनियम के 1935 के द्वारा। याद रखिएगा, भारत में जो प्रांतीय स्वसत्ता शुरू की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा शुरू की गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है?
जी हाँ, आपको बताना है कि भारत का जो सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र है ये क्या है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं? बांसुरी, तबला, वीणा, सितार। तो हम लोग बात करेंगे इसके राइट आंसर की। तो यहाँ पर जो सबसे प्राचीनतम आपका हो जाएगा यहाँ पर संगीत यंत्र, ये आपका वीणा हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, वीणा। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? जी हाँ, चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, इन्होंने अपने अंतिम दिन जो थे कहाँ पर गुजारे थे? ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं? काशी, पाटलिपुत्र, उज्जैन या श्रवणबेल गोला। तो यहाँ पर इसके राइट आंसर की हम लोग बात कर लेते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, श्रवणबेल गोला। जी हाँ, यहाँ पर इन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राणों को त्यागा था। ये भी आपको याद रखना है। संलेखना विधि क्या होती है? इसमें भूखे प्यासे रहकर मनुष्य जो है अपने शरीर को त्याग देता है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? जी हाँ, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की हम लोग बात कर लेते हैं, जी हाँ, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा हर्ष के शासनकाल में आपकी 5वीं बौद्ध परिषद हुई थी। याद रखिएगा, हर्ष के शासनकाल में आपकी 5वीं बौद्ध परिषद हुई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में 1 गीगाबाइट स्मृति का आकार में कितने किलोबाइट्स होते हैं? यानी जो कंप्यूटर में 1 गीगाबाइट होते हैं उसका आकार कितने किलोबाइट्स का होता है? तो ऑप्शन हमारा जो ए बिल्कुल राइट होगा, 1024। याद रखिएगा, 1024 किलोबाइट्स। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? जी हाँ, जीके की हमारी एक श्रृंखला चल रही है, उसमें अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर डिटेल से हम लोग बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल डिटेल से हर प्रश्न की डिटेल देखते हैं। जो भी बनने वाले परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो सभी प्रश्न वहाँ पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आप लोगों ने अगर अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया है तो वो सीरीज़ आप देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको जो है लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह जो कहा जाता है आपका मंगल ग्रह को कहा जाता है। याद रखिएगा, मंगल ग्रह को। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं बुध की, तो ये सबसे छोटा ग्रह होगा। अगर बृहस्पति की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह, और पृथ्वी की बहन या जुड़वां ग्रह पृथ्वी का जो है शुक्र को कहा जाता है। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जीवाश्मों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? जी हाँ, जीवाश्मों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है पैलिएंटोलॉजी। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, पैलिएंटोलॉजी। जी हाँ, जीवाश्मों का जो अध्ययन किया जाता है जो, उसे पैलिएंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। पृथ्वी से टकराने वाला परावैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? जी हाँ, जो परावैंगनी किरणें होती हैं ये किसके कारण से होता है? तो ये आपका होता है ओजोन परत के। याद रखिएगा, ओजोन से जो आपकी परावैंगनी किरणें निकलती हैं उसी के कारण आपका होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? जी हाँ, जो व्यापारिक पवनें हैं ये आपकी कहाँ से चलती हैं? तो ये आपकी चलती हैं उपोष्ण उच्च दाब से। याद रखिएगा, उपोष्ण उच्च दाब से। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, उपोष्ण उच्च दाब से। चलिए आगे देखते हैं। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? जी हाँ, आकस्मिक जो बाढ़ होती है इसका संबंध किससे है? तो आपको बताना है जो आकस्मिक बाढ़ होती है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है चक्रवाती तूफानों से है। याद रखिएगा, जो आकस्मिक बाढ़ होती है चक्रवाती तूफान होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा जीके का सेक्शन पूरा हुआ, यहाँ से हमारी साइंस चालू होती है। तो आपने अभी तक कितने प्रश्नों को सही किया आपने काउंट करते रहिएगा, लास्ट में आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर हमारा साइंस का पहला प्रश्न है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा साइंस का जो पहला प्रश्न है, रेबीज रोग जो है शरीर में कौन सा अंग प्रभावित करता है? जी हाँ, जो रेबीज रोग होता है मानव शरीर में जो कौन सा अंग जो है ये प्रभावित करता है, आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं?
पैराथायराइड ग्रंथि, यकृत, नाड़ी या तंत्रिका तंत्र को। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रेबीज की। तो रेबीज जो है ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र को। अगर बात कर लेते हैं रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो लुई पाश्चर ने, याद रखिएगा, लुई पाश्चर ने। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम का कार्य क्या है। जी हाँ, राइबोसोम जो है इसका कार्य क्या होता है। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं, प्रकाश श्वसन में भाग लेना, कोशिका का नियंत्रक, प्रकाश संश्लेषण की इकाई, या फिर प्रोटीन का संश्लेषण। तो राइबोसोम का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है ये होता है प्रोटीन का संश्लेषण, याद रखिएगा, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जी हाँ, आपको बताना है कौन सा कथन जो है यहाँ पर आपका सही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल क्या करता है, तो ये नीले को लाल कर देता है, याद रखिएगा, अम्ल जो होता है ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि क्षार जो होता है लाल लिटमस को लाल कर देता है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। जी हाँ, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली, लाइसोसोम या राइबोसोम। तो प्रोटीन की फैक्ट्री जो कहा जाता है ये कहा जाता है राइबोसोम को, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, राइबोसोम को। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कार के स्टीयरिंग में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। जी हाँ, कार की जो स्टीयरिंग होती है इसमें क्या शामिल होता है आपको बताना है। तो इसमें क्या शामिल होता है, तो इसमें शामिल होता है बलों का एक ऐसा युग्म जो उसी रेखा पर किंतु विपरीत दिशाओं में कार्य करता हो। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि बलों का ऐसा युग्म जो उसी रेखा में परंतु विपरीत दिशाओं में कार्य करता हो। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा भी गया है, रेलवे ग्रुप डी या जो भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं जिनमें आपकी साइंस पूछी जाती है तो उनमें ये प्रश्न आ भी चुका है। जल में जो है प्रकाश की चाल कितनी होती है। जी हाँ, जल में जो है प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे जल में प्रकाश की चाल की, तो 2.25 गुणा 10⁸ सेंटीमीटर मीटर प्रति सेकेंड, याद रखिएगा, 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। जी हाँ, वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन है। तो यहाँ पर वसा में घुलनशील की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट होगा, याद रखिएगा, क्योंकि विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के ये जो हैं आपके सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आज से जो है आपकी एक जो पूरी श्रृंखला एक चालू हो रही है जिसमें आपका टॉपिक वाइज जीके कवर कराया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज शाम को 7 बजे ज़रूर जुड़िएगा। वहाँ पर आपको शाम को एक एक टॉपिक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक टॉपिक वाइज आपका कराया जाएगा। पर डे आपको एक टॉपिक करा दिया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। जी हाँ, किस रंग की जो है तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो यहाँ पर जो बैगनी रंग होता है इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, याद रखिएगा, सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य होती है ये आपकी बैंगनी रंग की। अगर बात कर लें सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा होती है लाल रंग की, याद रखिएगा, लाल रंग की। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, गाल्जी काय निम्न में से किस कोशिका में उपस्थित होता है। जी हाँ, गाल्जी काय जो होता है ये किस कोशिका में उपस्थित होता है आपको बताना है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं गाल्जी काय की। तो ये किस कोशिका में उपस्थित होता है, तो ये आपकी यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें उपस्थित होता है, याद रखिएगा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर।
पृथ्वी की घूर्णन गति घट जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। जी हाँ, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है अगर वो घट जाए तो जी के मान में क्या अंतर होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेंगे, अगर पृथ्वी की घूर्णन गति जो है आपकी घट जाएगी तो इस जी का मान जो है बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। तो जी का मान जो होगा आपका बढ़ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। धन किरणों की खोज निम्न में से किसने की थी, यानी जो धन किरणें होती हैं इनकी खोज किसने की थी। तो धन किरणों की जो खोज की थी तो ये की थी आपकी गोल्डस्टीन ने, याद रखिएगा गोल्डस्टीन ने। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। टमाटर में निम्न में से कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है। जी हाँ, टमाटर में जो वर्णी लवक कौन सा पाया जाता है तो ये आपका पाया जाता है लाइकोपीन, याद रखिए लाइकोपीन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि टमाटर में जो लाल रंग का कलर होता है लाइकोपीन के कारण होता है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा अपकेंद्री बल का उदाहरण है। जी हाँ, अपकेंद्री बल का उदाहरण कौन सा है। तो अपकेंद्री बल का जो उदाहरण होगा ये आपका हो जाएगा कपड़ा सुखाने वाली मशीन, याद रखिए कपड़ा सुखाने वाली जो मशीन है अपकेंद्री बल का उदाहरण है। चलिए आगे देख लेते हैं। कॉस्मिक किरणों का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। जी हाँ, कॉस्मिक किरणें थी, इनका आविष्कार जो किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था तो ये आपका किया गया था विक्टर हेंस के द्वारा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। विक्टर हेंस के द्वारा जो है कॉस्मिक किरणों का आपका आविष्कार किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है। जी हाँ, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक होता है ये होता है मीथेन, याद रखिएगा मीथेन होता है। इसका फार्मूला यानी इसका सूत्र क्या होता है CH4, याद रखिएगा CH4 जो है इसका सूत्र होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वासियोरकर तथा मरासमस नामक रोग किसकी कारण होता है, यानी जो ये बीमारी होती है आपकी क्वासियोरकस तथा मरासमस, तो ये आपकी किसके कारण होती है। तो ये अगर बात करें प्रोटीन की कमी के कारण ये बीमारियां हो जाती हैं। प्रोटीन की कमी अगर हो जाएगी तो यहाँ पर हड्डियों में जो सूखा रोग भी होता है इसी के कारण हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र निम्न में से कौन सा है। जी हाँ, समुद्र की जो गहराई मापी जाती है वो यंत्र कौन सा होगा आपका। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं समुद्र की गहराई जो मापी जाती है फैदोमीटर से मापी जाती है, याद रखिएगा फैदोमीटर से आपकी यहाँ पर गहराई मापी जाती है। यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं जो वाहनों में ओडोमीटर लगा होता है इससे जो है आपकी दूरी मापी जाती है, याद रखिए दूरी मापी जाती है ओडोमीटर से। अब बात कर लेते हैं स्फिग्नोमीटर, तो इससे आपका रक्तदाब मापा जाता है, रक्तदाब। चलिए आगे देख लेते हैं। एंगस्ट्रॉम में किस राशि को मापा जाता है, यानी एंगस्ट्रॉम जो है किसकी आपकी राशि की मात्रक है, यानी एंगस्ट्रॉम जो है किस राशि का मात्रक है आपसे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर किस राशि को मापा जाता है एंगस्ट्रॉम में। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेंगे एंगस्ट्रॉम की तो आपको बताना है तो ये मापा जाता है तरंग दैर्घ्य, याद रखिए तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। धातुओं में विद्युत चालकता बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है यहाँ पर विद्युत चालकता के बढ़ते क्रम में सही है। तो यहाँ पर विद्युत की चालकता के बढ़ते क्रम में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो सबसे यहाँ पर बात करें सबसे कम यहाँ पर टंगस्टन, उसके बाद एल्युमिनियम, फिर उससे ज़्यादा आपका तांबे में होगा, फिर सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर चांदी में। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न का उत्तर, याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। एल्कोहल से ईथर बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है।
जी हाँ, एल्कोहल से ईथर बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि एल्कोहल से जो ईथर बनाया जाता है इसमें किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसमें जो है गर्म एल्यूमिना होता है, इसका प्रयोग किया जाता है, यानी गर्म एल्यूमिना का। चलिए आगे देख लेते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रुधिर रक्तदाब कितना होता है? जी हाँ, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये आपका होता है 120/80, याद रखिए 120/80। चलिए आगे देख लेते हैं। बेवर निम्नलिखित में से किसका एसआई मात्रक है? जी हाँ, आपके पेपर में जो है एसआई मात्रक से 1 से 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आपको बताना कि बेवर जो है किसका एसआई मात्रक है। तो ये आपका चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, याद रखिए चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किसमें किया जाता है? तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर आग बुझाने में भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, सोडा वाटर में भी, मृदु पेय पदार्थ में भी। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जी हाँ, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी डी बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिए विटामिन बी जो होता है जल में घुलनशील होता है। इसके साथ में आपको याद रखना है सी। विटामिन बी और सी जो होते हैं ये जल में घुलनशील। अभी मैंने आपको बताया डी, ए और के, ये आपके जो हैं वसा में घुलनशील होते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर साइंस का हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पर आपको बताना है एम द्रव्यमान का एक पिंड यदि वी वेग से गतिमान है तो उसका संवेग क्या होगा? जी हाँ, संवेग उसका क्या होगा? तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो इनका आपको आपस में गुणा कर देना है m इंटू वी, याद रखिएगा m इंटू वी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, m और v। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा mv, याद रखिएगा इनका जो संवेग होगा mv होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अभी तक आपने कितने प्रश्नों को सही किया काउंट करते रहिएगा। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो दोस्तों को भी अपने शेयर कर दीजिएगा और लाइक करते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो साइंस का पोर्शन है वो अब चालू होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं साइंस का आज का पहला प्रश्न। यदि 10% और 11% के लाभ पर एक बैग के विक्रय मूल्यों का अंतर 11 रुपये हो तो बैग का लागत मूल्य क्या होगा? जी हाँ, 10% 11% के लाभ पर एक विक्रय मूल्य में अंतर कितना है, 11 का। यहाँ पर परसेंटेज आपका कितना दिया गया है, 10 और 11, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, 1। याद रखिए 10 और 11 का अंतर 1 हो जाएगा, तो यही अंतर दे दिया, यानी 1 बराबर आपके कितने के, 11 के। याद रखिएगा 1 बराबर 11 के। तो यहाँ पर लागत मूल्य यानी 100 बराबर सीधे सीधे आपको निकाल देना है। तो 11 इंटू में आपका 100, तो ये आपका हो जाएगा 1100। याद रखिएगा 1100 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1100 हम लोग देख लेते किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, तो ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो दूसरा प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर का लघुत्तम समाप्त वर्तक क्या होगा? तो सबसे पहले 10 का स्क्वायर आपका क्या होगा, 100। इसी प्रकार 11 का आपका हो जाएगा 121 और 12 का आपका 144। अब इनका आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है। जी हाँ, एलसीएम निकाल देना है। तो यहाँ पर जब आप लोग इनका एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 43 लाख, यहाँ पर आ जाएगा 4,35,600। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। जब आप इनका आंसर निकालेंगे, यानी इनका जब आप लोग एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 4,35,600। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात 3:2 है, तो आभूषण में सोने का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर सोने का कितना है, 3, और तांबे का कितना है, 2। तो यहाँ पर आपका किससे पूछ रहा है, सोने का। तो सोने का अनुपात सबसे पहले सोने का है कितना, 3।
तो 3 आपको लिख लेना है। टोटल जो है कितना है, अब टोटल आपका 3 है कितने में से, तो 5 में से। याद रखिएगा 5 टोटल है, तो 5 में से जो यहाँ पर 3 किसका है, सोने का, और 2 किसका है, तांबे का। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा कर दीजिए। जी हाँ, 100 का गुणा कर दीजिए। 5 का भाग इसमें लगाएंगे तो 20 बार चला जाएगा, और 20 का गुणा करेंगे 3 में तो 20 तिहाई 60%। याद रखिएगा जो सोने का आपका प्रतिशत होगा यहाँ पर ये 60% होगा। वहीं पर अगर आपसे पूछ लेता कि तांबे का प्रतिशत कितना होगा, तो तांबे कितना होता है यहाँ पर, तांबे का आपका हो जाता 2। 2 कितने से, 5 से। टोटल कितना है आपका 5, 5 में से 2। तो वहीं पर अगर यहाँ पर 100 का गुणा कर देंगे परसेंटेज के लिए, यहाँ पर 5 का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 20। 20 दूनी 40, तो 40 जो है आपका तांबे का, और 60% जो है यहाँ पर सोना। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि एक पंखे को 1200 रुपये में बेचकर संजय 200 रुपये की हानि करता है, कितने में बेचने से उसे 10% का लाभ होगा। यानी उसने जो 1200 में बेचा तो उसे हानि कितने की हुई, 200 रुपये की। अगर वो 1400 रुपये का मान लेते बेचते तो उसे हानि होती या नहीं, तो यहाँ पर उसको हानि नहीं होती। तो यहाँ पर उसका जो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 1400। याद रखिएगा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 1400, क्योंकि यहाँ पर वो 200 रुपये की हानि करता है कितने में, 1200 में बेच के। तो जाहिर सी बात है अगर 1400 में बेचेगा तो उसको हानि नहीं होगी। तो यहाँ पर अब आपसे क्या पूछ रहा है कि 10% लाभ, तो 10% लाभ सीधे सीधे 10% लाभ कितना होगा, 100 में प्लस कर देंगे। यानी लाभ कहे तो 100 में प्लस कर देना है, अगर घाटा कहे तो आपका 100 में माइनस। तो 10% लाभ तो 110, और बटे में आपका 100। याद है क्या, 110%, यानी परसेंटेज का निशान हटाएंगे तो बटे में 100 लाएंगे। अब यहाँ पर आप लोग काट दीजिएगा, एक जीरो से ये जीरो कट गया, एक जीरो से ये जीरो कट गया। अब 14 का गुणा कर देते हैं 110 में, तो यहाँ पर जीरो वैसे पहले ही उतार लेते हैं, जीरो जो दिया गया इसको यहाँ पर उतार लेंगे। 14 एकम 14 का 4, 14 एकम 14 एक 15, तो 1540 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। याद रखिएगा ऑप्शन डी में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर सबसे पहले एक बार फिर से समझ लीजिएगा, सबसे पहले आपको क्रय मूल्य निकालना है। जो भी आपको लाभ या हानि निकालना है किस पे निकालना है, क्रय मूल्य पर, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य इसका कितना निकलेगा, तो ये आपका 1400। याद रखिएगा क्योंकि 1200 में बेचने पर उससे कितना 200 रुपये का घाटा हो रहा है। अगर 1400 में बेचेगा तो उसको घाटा बिल्कुल नहीं होगा। अब 1400 उसका क्रय मूल्य 10% बढ़ा के बेचेगा तो ये आपका आ जाएगा कितना, 1540। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य जो है 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी आपका मान लेते हैं ये क्या है, तो ये आपका क्रय मूल्य और 12 ये क्या है, विक्रय मूल्य। लाभ कितने का हो रहा है, सीधे से दिखाई दे रहा होगा 2 का। 2 का लाभ कहाँ से हो रहा है, 10 से। याद रखिएगा 10 से। अब इंटू में आपका 100, तो यहाँ से ये जीरो हम लोग काट देंगे तो आ गया आपका कितना, 20%। याद रखिएगा लाभ कितने परसेंट का हो रहा है, 20% का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 20% का लाभ हो रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग जब हमारे साथ में बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा एनर्जी मिलेगी और आप जो है जल्दी से जल्दी सवालों को बना पाएंगे। जी हाँ, काफ़ी समय आप जो समय को मैनेजमेंट करना कैसे है, इसी प्रकार से कि आपको सोचना नहीं है ज़्यादा। इस प्रकार के अगर प्रश्न आए देखें खट से आप बना सकते हैं, यानी 1 मिनट में आप सवाल को बना सकते हैं, 1 मिनट से कम भी। याद रखिएगा 30 सेकंड। जब आप हमारे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, याद रखिएगा हमारे चैनल से आप जुड़े रहिएगा क्योंकि इसी प्रकार के सेट आपके कराए जाएंगे। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक इसी प्रकार की आपको बिना किसी शुल्क के इसी प्रकार के सेट कराए जाएंगे। आपकी तैयारी जो है और भी ज़्यादा मजबूत होगी। पढ़ते भी रहिएगा और हमारे साथ सेट भी लगाते चलिएगा। तो देख लेते हैं हमारा जो अगला सवाल है क्या कह रहा है, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं। जी हाँ, आप लोगों को अगर थोड़ा समय लग रहा हो तो वीडियो को आप पॉज करके सवाल को बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है।
तो इसी शेष को हम लोग उठा लेंगे। कितना बचा 44, तो इसी को हम लोग उठा लेंगे और 13 से ये जो आपका 13 से भाग लगा देंगे, यानी 13 से भाग दिया जाए तो 13 से हम लोग भाग लगा देंगे। 13 का भाग लगाएंगे, 13 × 39, जी हाँ 13 दूनी 26 और 13 × 39, तो बचेगा कितना 5। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, तो कितना शेष बचेगा, तो शेष कितना बचा 5, तो ऑप्शन डी देख लीजिए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो शेष कितना बचेगा आपका 5। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, यदि x बराबर √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 करके आपका चला गया है, तो यहाँ पर आपका बताना है कि जो x का मान होगा क्या होगा। जी हाँ, क्या होगा x का मान। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब इस प्रकार से अनलिमिटेड आपकी श्रृंखला चली जाए, यानी इसका कोई अंत नहीं है, जहाँ तक चली जाए कोई इसका अंत ना हो, तो इसमें क्या होता है, इसके 2 फैक्टर आपको निकाल लेने हैं। याद रखिए 2 फैक्टर आपको निकाल लेने हैं। तो यहाँ पर इसके अभाज्य 2 फैक्टर आपके क्या निकलेंगे, 3 और 2। याद रखिएगा 3 और 2। अगर आपसे डायरेक्ट ये ऑप्शन में ना दिया, याद रखिएगा ये छोटा होगा और ये आपका बड़ा होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा जब आपके यहाँ पर मान लेते हैं ये आपका ना दिया जाता, ये वाला ऑप्शन ना दिया जाता, तो इस कंडीशन में अगर प्लस का है तो आपको बड़ा वाला ले लेना है, अगर यहाँ पर माइनस का सिंबल है तो आपको छोटा वाला ऑप्शन में सही कर देना है। मान लेते हैं यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका नहीं दिया गया है। अब आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन जो होता है यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होता है, क्योंकि प्लस का जब दिया जाए तो आपका यहाँ पर बड़ा वाला होगा अभाज्य फैक्टर जो निकालेंगे, और माइनस का दिया जाए सिंबल यहाँ पर तो आपका छोटा वाला। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए और बी के काम करने की दर जो है 2:3 में है, यदि उनके द्वारा काम को पूरा करने के लिए किए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। याद रखिएगा ये जो होता है दर होता है, ये समय का उल्टा होता है। याद रखिएगा समय का उल्टा होता है, आपको याद रखना है। ये जो समय दिया जाता है यानी दिनों का समय, दिनों का अनुपात क्या होगा यानी समय होगा। तो यहाँ पर इसको पलट देंगे। याद रखिएगा सीधे सीधे आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो काम करे दर का अनुपात होता है समय का उल्टा होता है 3:2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3:2, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यदि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है तो लागत मूल्य पर हानि की दर क्या होगी। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया सीधे सीधे आपको सबसे पहले क्या लिखना है 10, तो 10% की हानि होगी तो कितना बचेगा 90। याद देखिए नीचे लिख देना 90। अब इंटू में आपका 100, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 ये काट देंगे। अब यहाँ पर हमारा बचा 100 और नीचे बचा आपका कितना 9, तो यहाँ पर 11 9 99, 9 का भाग 100 में लगाएं तो 11 बार चला जाएगा और बचेगा कितना 1 और नीचे बचेगा 9, तो आपका 11 सही 1/9। याद रखिए 11 सही 1/9, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो हानि होगी 11 सही 1/9% की हानि होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितनी राशि पर 2% की R% पर, यानी 2 वर्ष की R% पर साधारण ब्याज R होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न को सीधे सीधे हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे। तो मान लेते हैं कोई राशि आपकी कितनी है 100, हम लोग 100 मान लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है 2 वर्ष, समय कितना होगा 2। अब आर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर 50। याद रखिएगा 50, क्योंकि यहाँ पर आपका ब्याज जो है R% ही निकल कर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर 50 मान लेते हैं और ये हमारा 100। तो यहाँ पर 100 से हम लोग 100 को काट देंगे, 50 दूनी 100, तो ये देख लीजिए आपका ब्याज भी आपका 100 ही निकल कर आ गया। तो आर की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 50%। याद रखिए 50%। चलिए यहाँ पर तो देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग इस सवाल को। तो हमारा सवाल क्या है, ध्वनि 330 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यदि बादलों के गरजने की आवाज़ बिजली चमकने के 10 सेकंड बाद सुनाई दे तो उसकी दूरी किलोमीटर में कितनी होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए इस सवाल को किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको
एक फार्मूला जो होता है उसको आपको याद रखना, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, याद रखिएगा। तो चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे में आपका समय। जी हाँ, चाल बराबर आपका हो जाएगा दूरी बटे में समय। तो यहाँ पर चाल आपकी कितनी दी गई है, तो चाल आपकी 330 मीटर। जी हाँ, चाल, और यहाँ पर दूरी आपकी पूछी जा रही, दूरी आपको बताना है, तो दूरी यहाँ पर आपको लिख देना है। जी हाँ, दूरी आपको यहाँ पर लिख देना है, और बटे में आपका समय कितना है, 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड यहाँ पर लिख देना है। तो दूरी हम लोग निकाल लेंगे। तो दूरी जब निकालेंगे तो दूरी को हम लोग ये जो है इसको यहाँ इधर लेकर आएंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा दूरी बराबर क्या होगा, चाल इंटू समय। तो चाल आपकी कितनी है, 330 मीटर, इंटू में समय कितना है आपका, 10 सेकेंड। तो ये आपका आ जाएगा 3300, याद रखिएगा कितना आ जाएगा, 3300। ये आपका 3300। तो ये आपकी दूरी जो आ गई है ये आपकी मीटर में आ गई, याद रखिएगा ये मीटर में आपकी दूरी आ गई है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें जो है 1000 का, यानी किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग लगा देंगे। तो एक जीरो से 2 जीरो ये आपके हो गए, 2 जीरो ऊपर के कट जाएंगे, एक जीरो जो बच जाए तो आपका पॉइंट लग जाएगा एक अंक के बाद। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, 3.3 किलोमीटर, याद रखिएगा 3.3 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं एक बार फिर से हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो फार्मूला यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं, क्या दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय का हम लोग फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर। तो चाल मान लेते हैं दूरी बराबर, एक बार दोबारा से इसको देख लीजिए। तो दूरी आपकी कितनी है, 330, समय कितना है, 10 सेकेंड। तो आपका आ जाएगा कितना, 3300, याद रखिएगा 3300। ये आपका मीटर में आ गई। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा, किलोमीटर। जी हाँ, किलोमीटर में पूछ रहा, तो यहाँ पर सीधे सीधे 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर 2 जीरो ऊपर वाले काट देंगे। अब एक जीरो जो बचा हटाएंगे, तो एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो आपका आ जाएगा 3.3 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन उसको हम लोग देखेंगे, क्या लिखा हुआ है। एक दुकानदार घड़ी बेचते समय 5% की छूट देता है। यदि वह 7% की छूट देता तो वह लाभ के रूप में 15 रुपये कम कमाता। तो यहाँ पर आपको बताना है घड़ी का अंकित मूल्य क्या है। तो सबसे पहले छूट कितने की दे रहा था, 5 की, फिर कितने की दी, 7 की। तो यहाँ पर अंतर कितना है आपका, 2 का, याद रखिएगा 2 का अंतर है। तो यही 2 बराबर आपका कितने के, 15, यानी 2 कम देता तो ये भी अंतर आपका है। जो कम ज़्यादा ये आपका जो लिखा हुआ है ये आपका अंतर होता है, याद रखिए कम लिखा हो या ज़्यादा लिखा हो तो अंतर। यहाँ पर एक बराबर निकाल लेंगे, तो एक बराबर आ जाएगा आपका 7.5। अगर 100 बराबर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 750, याद रखिएगा 100 बराबर, तो यहाँ पर 100 का गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 750। तो घड़ी का मूल्य जो है, अंकित मूल्य हमेशा किस पे, 100% पे निकलता है, याद रखिएगा 100% होता है। किसी भी वस्तु का मूल्य कितना होता है, हमेशा याद रखिएगा जो होता है 100% होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना, स्टार के स्थान पर कितना न्यूनतम मान रखा जाए कि जो आपका 6, 3, 5, 7, 6 स्टार 2 संख्या 8 से विभाजित हो जाए। यानी ये जो संख्या है आपकी दी गई है, किससे, 8 से विभाजित हो जाए। यहाँ पर स्टार की जगह पर कौन सी संख्या को रखें। तो यहाँ पर 8 से विभाजिता का नियम याद रखिएगा आप लोग, लास्ट के जो 3 अंक होते हैं 8 से विभाजित होने चाहिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लास्ट के 3 अंकों को उठाते हैं 6, और स्टार की जगह पे हमने रखा कितना, 3 को। तो आपका 3 स्टार की जगह पर हमने फिलअप कर लिया। अब 8 से भाग लगा दें, तो 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 64। तो 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 सत्ते 56, यानी 7 बार चला गया। अब आपका बचेगा कितना, तो आपका बचेगा यहाँ पर 7। तो 7 बचेगा, हो जाएगा 72, यानी 8 9 72। तो ये आपका चला जाएगा यहाँ पर 89 बार। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो 8 से विभाजिता के नियम में आपको क्या करना है, लास्ट के 3 अंकों को उठा लेना है, उसमें भाग लगा देना। अगर पूरा पूरा चला जाए, ऑप्शन आप लोग रख के लगा सकते हैं इस सवाल को। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, तो उस समय घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर
आपका एक फार्मूला होता है घंटा घंटा गुणा 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। तो घंटा और गुणे में आपका कितना आ जाएगा 30 माइनस मिनट कितना है 30 और 11/2। जी हाँ 11/2। 2 का हम लोग भाग लगाएंगे 30 में तो आ जाएगा 15। तो इधर से आपका 11×5 = 55, 11 एकम 11 5 16 यानी 165 आपका जो इस साइड का है, इस साइड का योग आ गया। 210 इधर का, तो 210 से 165 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 5 5 और यहाँ पर 10 में से आप लोग 4 हटा देंगे, 10 में से 6 हटाएंगे तो बचेगा आपका 4 यानी 45 डिग्री। याद रखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 45 डिग्री का जो कोण होगा घंटे एवं सुइयों के बीच बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन जो है पासे से संबंधित है, यानी डाइस से संबंधित आपका क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इसके पासे में 3 अंक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो आपको यहाँ पर पूरी गाथा पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सीधे सीधे आपको ये लाइन पर इस पर फोकस करना है। यानी 3 के विपरीत आपसे पूछ रहा है कौन सा अंक होगा। याद रखिएगा 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं किस किस फलक पर आपका 3 है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 3 जैसे यहाँ पर है, 3 के बाद में देखते हैं 2 और 6, 2 और 6 कहीं पर आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो अभी नहीं दिखाई दे। दूसरे देखते हैं 3 के साथ में क्या है 5 और 1, तो 5 और 1 हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर 5 और 1 ये भी आपका नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर फिर आपका अब देखते हैं दूसरी ट्रिक। तो ये थी आपकी स्मार्ट ट्रिक, तो यहाँ से आप लोग स्मार्ट ट्रिक से पहचान सकते थे, लेकिन यहाँ पर स्मार्ट ट्रिक जो है आपकी फेल हो गई। अब यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, माफ़ करिएगा 1 कॉमन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखना आपको 3 और 3 किस में, यानी 2 अंक आपके मैच ना होने चाहिए, तो 3 आपका इसमें है और 3 आपका इसमें है। तो इनको आपको लिख लेना है किस प्रकार से, क्लॉकवाइज, यानी 3 1 और फिर आपका 5, तो 3 1 और फिर आपका 5। इसी प्रकार से इसको भी क्लॉकवाइज चलाइए। 3 के बाद में क्या आ जाएगा, 3 के नीचे तो 3 लिख देंगे, 3 के बाद में आपका क्या आएगा 2 आ जाएगा, 2 के बाद में आपका कितना आ जाएगा 6। तो 6 आपका क्या पूछ रहा है 3 के विपरीत। तो यहाँ पर जो इसके अंक यानी जो अंक यहाँ पर बिल्कुल ना दिखाई दे रहा हो कौन सा, तो यहाँ पर 4 देख लीजिए बिल्कुल नहीं दिखाई, जो अंक नहीं दिखाई देता वही जो होता है जो समान निकलता है, यानी 3 जो समान रूप से निकला इसी का विपरीत होगा। तो यहाँ पर 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 4। याद रखिएगा 3 का विपरीत क्या होगा 4। अगर आपका 1 का विपरीत पूछ लेता तो हो जाता 2। याद रखिएगा 1 का विपरीत 2 होता, उसी प्रकार 5 का विपरीत अगर पूछता तो 6 हो जाता। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इस सवाल को, क्या कह रहा है 500 का 860% प्लस 860 का 50%। तो यहाँ पर 50 का सबसे पहले 860%, यानी 860 परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे 100 लाएंगे। याद रखिएगा नीचे 100 लाएंगे, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से ये जीरो। अब यहाँ पर प्लस का निशान, 860 का 50%। जी हाँ 50% के हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि 50% यानी 50 परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लाएंगे, तो हम लोग काट लेंगे 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो इसको 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6, तो ये आपका हो जाएगा 430। याद रखिएगा 430 उधर का आ गया पोर्शन का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 छका 30। इस वाले पोर्शन को हम लोग देख रहे हैं 5 छका 30, 5 40 और 3 43, यानी 430 इधर का भी आ गया। अब इनको आपस में जोड़ लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए 430 और प्लस 430 करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर आपका कितना 860 है। याद देखिए 860 इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ 860 जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे। तो यहाँ पर 35% अगर मान लीजिए पास हुए, तो यहाँ पर आपके कितने 65% जो होंगे आपके क्या फेल हो जाएंगे। याद रखिए 65% फेल, तो यही 65% जो है 455 के बराबर है। तो यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर इस प्रकार से, और 100 यानी कितने टोटल जो कितने हो जाएंगे छात्र, यानी टोटल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 100।
अब यहाँ पर भाग लगा देना है, आपको क्या करना है, भाग लगा देना है। 5 का भाग नीचे लगाएंगे तो 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15। या देखिए 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 नब्बे 45 और यहाँ पर आ जाएगा 5 एकम 5 और 13 से हम लोग काटेंगे 13 सते 91 और 100 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 700। याद रखिएगा परीक्षा में जो कितने छात्र बैठे थे, तो आपके 700 छात्र जो परीक्षा में उपस्थित हुए थे, यानी बैठे थे, माफ़ करिएगा, यहाँ पर बैठे थे, जिनमें से आपके 35% पास हुए थे और 65% फेल। चलिए आगे देखते हैं। जी हाँ, इस प्रकार की श्रृंखला आपको दी जाएगी और आपसे पूछेगा प्रश्नवाचक जो चिन्ह है इसके स्थान पर क्या आएगा। जी हाँ, थोड़ा सा समय मैं आपको दूंगा इस सवाल में ताकि आप लोग सॉल्व कर सकें और फिर अपना आंसर हमें बताइएगा। जी हाँ, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, फिर अपना आंसर हमें बताइएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका क्या किया गया है। तो यहाँ पर जो ये है, यानी इनका ये आपके स्क्वायर दिए गए हैं, तो आपको पहचानना ही किसके स्क्वायर दिए गए हैं, यानी ये जो है किनके स्क्वायर बनाए गए हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, जिस प्रकार ये आपका 8 का स्क्वायर है, ये आपका 10 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर है, ये आपका 5 का स्क्वायर। तो इनको आपको जोड़ देना है। 8 और 10 18 और 4 22 और 5 27। तो ये आपकी बीच की संख्या निकल कर आ गई 27। इसी प्रकार से आपको याद रखना 256 जो है ये किसका स्क्वायर होता है। जी हाँ, 256 तो ये आपका होता है 16 का। ये किसका होता है, 16 का। ये आपका 144 जो होता है किसका, 12 का। ये 64 जो होता है 8 का और 36 होता है 6 का। तो इनको ऐड कर देना है, 16 12 आपका हो जाएगा 28, 28 और 8 आपका हो जाएगा 36 और 6 42। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा जो डी होगा इसका 42 बिल्कुल राइट आंसर। तो इनको आपको पहचानना सबसे पहले ये किनके जो हों स्क्वायर हैं, यानी ये किन संख्याओं के स्क्वायर हैं, उन्हीं संख्याओं को ऐड करके बीच वाली संख्या निकाली गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर हमारा देख लेते हैं क्या प्रश्न क्या कह रहा है। तो यहाँ पर क्या है, मेघना दक्षिण की ओर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डायग्राम याद होगा। तो ये आपका ऊपर की ओर होता है उत्तर, यहाँ पर ये होता है उत्तर, ये नीचे होता है दक्षिण और इधर होता है पूरब और ये आपका होता है पश्चिम, ये आपका पश्चिम। तो मेघना क्या बोला है, मेघना दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चली। मान लेते हैं इस पॉइंट से मेघना चली होगी और नीचे की ओर 10 किलोमीटर चली। फिर क्या बोला, फिर वह दाईं ओर मुड़ी और 6 किलोमीटर चली। तो यहाँ पर दाईं ओर मुड़ेगी किस तरफ, तो ये इस तरफ। याद रखिएगा दाईं ओर मुड़ी 6 किलोमीटर चली। फिर एक बार दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर। इस बार अब की बार जो दाएं मुड़े किस तरफ, इस साइड। याद रखिएगा अपने राइट हैंड की तरफ आपको मुड़ना। दाएं जब कहे तो राइट हैंड, बाएं कहे तो लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर आपकी ये भी चली। अब आपसे क्या पूछ रहा है, चलाकर रुक जाती वह अपनी शुरुआती जगह से कितनी दूर पर है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये इसका पॉइंट है और इनके इसके बीच की दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर। क्योंकि यहाँ 6 है तो यहाँ भी आपकी 6 होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हम लोग देख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 6 किलोमीटर। याद रखिएगा 6 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी जब तक परीक्षा होगी तब तक हम लोग इसी प्रकार के सेट को और जीके के जो सेट बना रहे हैं उनको रेगुलर रूप से सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।